हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएड और आप लोगों को जानना है कि क्या पूरा प्रोसीजर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैसे आप बीएड कर पाएंगे, कितनी परसेंटेज चाहिए, कैसे मुझे एडमिशन मिलेगा, कब मेरा एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो आज की ये नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। बीएड से संबंधित दिल्ली विश्वविद्यालय कैसे कंडक्ट कराता है, कितने कॉलेज है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, कब एग्ज़ाम होंगे, ये तमाम जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो ये आपके एग्ज़ाम होते हैं बीएड के एंट्रेंस टेस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है, तो वो आपके जून या जुलाई में होते हैं। उस समय आपको ये फॉर्म भरना होता है और अगस्त तक में आप लोगों के ये जो एग्ज़ाम है ये पूरी तरीके से करवा दिए जाते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको रह जाता है फिर भी कोई डाउट्स तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया में विभिन्न प्लेटफॉर्म में हमें फॉलो करिए ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोस एजुकेशनल मिलती रहे जो आप लोगों को लाइफ में आगे काम आए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आप लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया तय किया गया है। जब आप उस क्राइटेरिया को पार करेंगे तो ही आप दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है तो वो कैंडिडेट दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएड का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दो प्रकार की कैटेगरी दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई है। सबसे पहला कैटेगरी नंबर 1 और दूसरा कैटेगरी नंबर 2। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस ली है, साइंस से पढ़ाई करी है और उन्होंने अपनी पीजी कंप्लीट कर ली है, उन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, तो वो भी बीएड का कोर्स कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशंस करी है और वो चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे या फिर वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे, यानी उन्होंने बीए किया था या फिर उन्होंने बीकॉम किया था, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस ली थी और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो भाई अगर उनके 50% मार्क्स आए हैं बैचलर डिग्री में यानी ग्रेजुएशन में या फिर उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भाई वो बीएड का कोर्स कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो भाई अगर उनके पास में 50% मार्क्स आए हैं उनके ओवरऑल तीनों ईयर को मिलाकर, तो भाई वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपनी बीएड की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से ही करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नंबर 2 पे ऐसे कैटेगरी बनाई है जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और वो इंजीनियरिंग के थ्रू अपना आगे करियर एज अ टीचिंग को सेटअप करना चाहते हैं, तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स को अपने बैचलर डिग्री जो बीटेक का उनका कोर्स होता है उसमें उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में वो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए कर रखी है या फिर बीकॉम कर रखी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम। इससे अधिक है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इससे 1% भी कम है, अगर 49% भी है, तो वो स्टूडेंट्स क्या नहीं कर सकते, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएड नहीं कर सकते। ये अभी मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। इसके आगे मैं रिजर्वेशन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, कैसे क्या क्राइटेरिया दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से तय किया गया है, डिटेल वाइज आज हम समझेंगे और आप अच्छी तरीके से इस जानकारी को समझ पाएंगे। स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसकी सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी होती है कुछ, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट बीएड करना चाहता है उसने कम से कम 2 साल कॉलेज में बीए करते टाइम या फिर बीकॉम करते टाइम, या फिर अगर वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है तो उसने मिनिमम 2 ईयर उसने एक सब्जेक्ट जिससे वो बीएड करना चाहता है उसने वो कॉलेज में पढ़ा हो और वो उसके मेन सब्जेक्ट हो जो उसके 200 मार्क्स में से उसके कम से कम 50% मार्क्स उसके ज़रूर आए हो। यानी एक ईयर में अगर 100 मार्क्स का उसका वो सब्जेक्ट था तो उसमें से उसको 50 मार्क्स तो मिनिमम मिले ही हो जिसमें वो बीएड करना चाहता हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिस सब्जेक्ट कैटेगरी चूजन बाय द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फाइनल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, यानी उसकी फिर इसके बाद में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उस सब्जेक्ट के हिसाब से समझ के, और उसके बाद में उसको इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैंगे। अब कैंडिडेट जो भी सब्जेक्ट चूज करेगा
उसी सब्जेक्ट को जब उसके प्रैक्टिकल होंगे बीएड के, जब उसको एडमिशन मिल जाता है तो उसको वो एज अ टीचिंग करके दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कोई सब्जेक्ट ले लिया, मेरा मन किया और उसके बाद में भाई उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको छोड़ दें। इसके बाद में और भी कुछ क्राइटेरिया आप लोगों के लिए डीयू की ओर से रखी गई है, तो मैं ज़रा उसको भी बता देता हूँ। सो गाइस, अब हम इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डीयू की ओर से आप लोगों की टीचिंग सब्जेक्ट के लिए कुछ कैटेगरीज बनाई गई है। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो एज अ टीचिंग आप किस किस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। आप बायो को चूज़ कर सकते हो, आप केमिस्ट्री को चूज़ कर सकते हो, इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड साइंस को चूज़ कर सकते हो, फिजिक्स को, और इसके अलावा आप मैथमेटिक्स को चूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास में इस चीज़ की स्ट्रीम थी, यानी इस तरफ जो आप लोगों के पास में अब मैं शो करूँगा सब्जेक्ट और इधर टीचिंग सब्जेक्ट, अगर आपके पास में साइंस के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप क्या क्या एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप क्या चूज़ कर सकते हो, जरा अब हम इसको देख लेते हैं। फिर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज का कोर्स करते हैं या लैंग्वेज के थ्रू कोई भी टीचिंग का एक एज अ सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कोई इंग्लिश पढ़ाना चाहता है, कोई हिंदी पढ़ाना चाहता है, कोई संस्कृत पढ़ाना चाहता है, तो भाई ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं। अगर आपने जैसे हिंदी ऑनर्स कर रखा है, इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ टीचिंग सब्जेक्ट बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपने सोशल साइंस यानी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग किस किस के टीचर बन सकते हो, तो आप जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, सोशल साइंस के, और इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के टीचर बन सकते हो। अब हम ज़रा कॉमर्स के स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों के भी कुछ टीचिंग विषय होते हैं, जैसे मैथमेटिक हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, या फिर बिजनेस स्टडीज़ हो गया, तो उनको भी वो सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अदर लैंग्वेज के भी कुछ सब्जेक्ट से बीएड हो सकती है। अगर आप पंजाबी से करना चाहते हैं तो आप पंजाबी से भी कर सकते हैं। अगर आप उर्दू से करना चाहते हैं तो आप उर्दू से भी कर सकते हैं। इसके अलावा होम साइंस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर दिल्ली से अगर आप बीएड करना चाहते हैं और आपके पास में होम साइंस का विषय है तो आपके पास में बहुत ज़्यादा मौका होता है, क्योंकि होम साइंस की सबसे ज़्यादा सीटें हैं दिल्ली में बीएड की। अब हम बात करते हैं आगे क्या क्राइटेरिया आपके लिए निश्चित किया गया है। सो स्टूडेंट्स, हम एक एक बारीकियों के बारे में बात करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी सीट किस कॉलेज में, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे बिल्कुल गहराई से। सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो CIE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से भी बीएड का जो प्रोस्पेक्टर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस पे प्रोस्पेक्टर जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो भी आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी उसको केयरफुली रीड करना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि पहले आप एक परीक्षा को पास करते हैं, इसके बाद में ही आप लोगों को इसके अंदर एडमिशन मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स को इसमें कई सारे चरण होते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक कोर्स है ऐसे, तो उसके अंदर आपका ना केवल इसके अंदर पहले आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट के अंदर भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, और उसके बाद में फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इसके बाद में आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से चूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। इसके अलावा आपको उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको 1000 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है। वो एक तरीके से आप किसी भी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वैसे एडमिशन के फॉर्म के एंट्रेंस देने के ये चार्जेस हैं जो आपसे 1000 के अप्रोक्सीमेटली लिए जाते हैं। पहले 600 लिए जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर इसको 1000 बढ़ाकर कर दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों को इस पूरे फॉर्म को फिलअप करके इसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में आप लोगों के पास में एक प्रिंट आउट का पेज आएगा जिसमें आपकी वेरियस डिटेल्स होगी, और आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसके बाद ही आप उसमें जो डिटेल्स आपकी होगी उसके थ्रू आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में और भी अब हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे आप लोगों को उसकी तैयारी करनी है, और साथ ही साथ इसका रिजर्वेशन की बात करूंगा कि ST के लिए कितना रिजर्वेशन है, SC के लिए कितना रिजर्वेशन है,
फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए कितना रिजर्वेशन है इसके लिए अंदर, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अब हम बीएड के जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि भाई किस हिसाब का सिलेबस होता है, क्या क्या पेपर में पूछा जाता है और क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। तो बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एडमिशन का है इसमें प्रोसेस, इसमें एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है यही कंडक्ट करती है इस एंट्रेंस टेस्ट को। इसके अलावा लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो खुद ही उसको कंडक्ट करवाती है, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, यानी ऑप्शन वाले उसमें क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ठीक होगा तो उसको आपको क्लिक करना होगा। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग क्या मिलेगी, अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे तो एक 5वां क्वेश्चन भी आपका जो राइट होगा उसको गलत कर दिया जाएगा। जरा मैं आपको इसको पूरी एक तालिका के माध्यम से, एक पूरे टेबल के माध्यम से मैं आपको इसको समझाता हूँ। सो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं तो आपका एग्जाम मोड जो होगा एंट्रेंस टेस्ट का वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर पे आपके पेपर आएगा और उस कंप्यूटर के ऊपर पेपर आने के बाद में वो वहीं से ही ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन सबमिट होने का यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके लिए मैं ज़रा बता दूं क्वेश्चन कैसे आएंगे आप लोगों के, जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज आएंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा एग्जाम के लिए। आप इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, तो अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, जैसे जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, जैसे मैंने सोशल साइंस में से कोई विषय जैसे हिस्ट्री को चूज़ किया है तो 10th बेस तक की आपकी उसमें आपके वो एक तो जीएस में उसका पोर्शन आएगा उस सब्जेक्ट का, दूसरा आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का आएगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी करंट अफेयर का पोर्शन है वो भी आएगा, और इसके अलावा आप जो भी भाषा चूज़ करते हो इंग्लिश या हिंदी, तो उसके बारे में आपसे थोड़ी बहुत आपकी लैंग्वेज की भी कमांडेड आपसे पूछी जाती है, लैंग्वेज का भी ज्ञान आपका देखा जाएगा। ओके, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं तो उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 400 नंबर के होंगे। अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत जवाब दिए तो एक आप लोगों का क्या होगा कि जो सही आंसर है उसको भी गलत कर दिया जाएगा। तो आप जरा इसको ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा अगर आप एडमिट कार्ड की अगर बात करते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो डीयू की वेबसाइट पे ही आता है, वहीं से आप लोग इसको डाउनलोड करोगे। इसके अलावा ये बताए गए हैं इसके कि जो वेबसाइट पे आएगा, इसके अलावा आपको कुछ लॉगिन डिटेल्स फिल करनी होगी, जो भी आप लोगों को फॉर्म भरने टाइम, जैसे आपको आपका हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर मिले, हो सकता है आपका रोल नंबर मिले या आपकी मेल आईडी उसके थ्रू। इसके अलावा आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो पासवर्ड होता है, या इसके अलावा आपके पास में पासवर्ड मैसेज में आ जाता है, मेल में आ जाता है, तो आप उसके थ्रू उसको ओपन कर सकते हो। आपके 3-4 दिन पहले आपका सेंटर दिखेगा, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम सिटी होगी वो आपको पता चल जाएगी कि फलाना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्यों कह रहा हूँ एग्ज़ाम सिटी की, जैसे केरल का जो स्टूडेंट होता है वो भी दिल्ली से अपने ग्रेजुएशन करना या फिर ऐसे कोर्सेज करना चाहता है, तो भाई वो लोग भी यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने दिल्ली के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, चाहे वो बीएड की बात करूँ मैं, एलएलबी की बात करूँ, सब एक साथ करवाए जाते हैं, तो वो ऑल ओवर इंडिया से, इवन फॉरेन से भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। अभी मैं बता देता हूँ रिजर्वेशन में फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारा क्राइटेरिया यहाँ पर गया है, और 2020 में अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन स्टूडेंट्स अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय जब से बना है तो 2020 में एडमिशन लिए हैं उन्होंने। जरा मैं रिजर्वेशन की भी बात कर लेता हूँ, उसके अंदर क्या रिजर्वेशन है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट महिलाओं के लिए, किसके लिए कितना है, जरा बात जान लेते हैं। सो गाइज, ये डायग्राम आपके रिजर्वेशन को शो करता है कि डीयू में जो अगर बीएड के एडमिशन आपको लेने हैं तो उसमें फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए कितना रिजर्वेशन था, 8.4। अगर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कितना था, 8.4। ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए कितना था, 45.4। इसके अलावा एसटी कैंडिडेट के लिए और एससी कैंडिडेट के लिए टोटल अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो अगर 100% था तो इस 100% में थे 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिजर्वेशन के लिए और 50% जो जनरल के लिए। इस 50% को 100% में ये दर्शाया गया है कि भैया 50 सीटें, अगर 100 सीटें थी रिजर्वेशन के स्टूडेंट्स के लिए तो कितने परसेंट सीटें कितने को मिली है, कितने परसेंट किसको नहीं मिली है। यहाँ पर जनरल का कहीं शो नहीं है, तो जनरल जो है इसके अलग ही है। जनरल के लिए 50% शो है और 50% रिजर्वेशन के स्टूडेंट्स के लिए
यहाँ पर शो किया गया है। इसके अलावा मैं बात कर दूँ फीमेल्स की, तो उनको यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। और इसके अलावा अब मैं आपके कॉलेजेस की भी बात कर दूँ कि भैया कहाँ पर कॉलेजेस हैं, इसके कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज के अंदर, ज़रा इसके बारे में भी आप ज़रा जान लो। सो गाइस, आप लोगों के लिए ये आप कॉलेज की लिस्ट आ चुकी है यहाँ पर सब्जेक्ट्स के वाइज में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिल्ली में अगर हम देखें तो सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बीएड करवाते हैं, जिसमें से CIE सबसे मेन इंस्टीट्यूट है जो SUL की बिल्डिंग से थोड़ा सा पहले राइट हैंड पे पड़ता है, छोले कुलचे वाले अंकल के पास में। तो यहाँ पर ये मैं आपको एक तरीके से वहाँ पर मोस्टली जब से हम वहाँ पर पढ़ते ही थे तो हमने देखा था कि वहाँ पर वो जब से छोले कुलचे ही बेचते तो वो फेमस पॉइंट भी हो गया था। तो CIE जो है ये नॉर्थ कैंपस में आपको पड़ेगा, लेकिन बाकी जगह जो आपको नॉर्थ कैंपस के थोड़ा आता तो नॉर्थ कैंपस में ही दो, लेकिन उसके अलावा आपको दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन के पास में है। यहाँ पर अगर आपको कोई जानकारी भी लेनी हो तो यहाँ पर जाकर आप ले सकते हो, इसके बारे में आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट 4 कॉलेज हैं जहाँ पर बीएड करवाई जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये कॉलेज के नाम आपके सामने हैं। यहाँ पर किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं, तो सबसे पहले CIE की, फिर लेडी इरविन की, और इसके अलावा यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है और SPM कॉलेज जो है यहाँ पर। सो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो CIE में सीट है, और एक महर्षि जो वाल्मीकि कॉलेज है इसके अंदर, और SPM कॉलेज में भी सीट है। तो आप यहाँ नोट करते जाएंगे किस कॉलेज में कितनी है। इसके अलावा और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये तो साइंस वालों के लिए रहा। इसके अलावा अगर आप अब सोशल साइंस के स्टूडेंट्स का देखेंगे, होम साइंस के लिए देखेंगे, वहाँ पर कितनी कितनी सीट है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप अगर लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश संस्कृत से, तो CIE में कितना है 27%, लेडी इरविन में कुछ भी नहीं है, महर्षि वाल्मीकि जी है, और यहाँ पर SPM कॉलेज है। तो यहाँ पर इनकी सीट भी देखिए, सोशल साइंस में इवन ज्योग्राफी इंक्लूडेड है यहाँ पर, जो मैंने ऊपर बताया था। तो कितनी कितनी सीटें हैं यहाँ पर, लेडी इरविन में सोशल साइंस की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से आते हैं या फिर साइकोलॉजी वगैरह वो उससे BA करना चाहते हैं, और BEd करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सीटें हैं यहाँ पर, आप इसको भी ज़रा देखेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जो इसके अलग अदर कोर्सेज के थे, जैसे पंजाबी वगैरह के बारे में भी मैंने बताया था, और होम साइंस के बारे में भी आप ज़रा अच्छी तरीके से उसको समझिए। सो गाइज, यहाँ पर देखिए कि अदर जैसे लैंग्वेज की कोर्स की बात करें तो सिर्फ 4 है जो आप लोगों का स्वामी का कॉलेज था, इसके अंदर आप लोगों के लिए दी गई है सीटें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो होम साइंस की लेडी इरविन में 100 सीटें हैं होम साइंस की, ज़रा ध्यान से समझेंगे कि 100 सीटें सिर्फ एक ही कॉलेज में उनके लिए। और इसके अलावा टोटल सीट देखें अगर हम तो CIE में कितना है, लेडी इरविन में कितना है, और इसके अलावा जो हमारा जो 3rd नंबर का कॉलेज था और ये 4th नंबर पे जो हमारा SPM कॉलेज है इसमें कितनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल देख सकते हैं 110 यहाँ पर टोटल कितनी सीटें आप लोगों के लिए है, इसका टोटल कर लेंगे आप, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी ही सीटें, इसमें से बहुत सी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए और बहुत सारी अनरिजर्व के लिए। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बट एक बात तो है, अगर आपको दिल्ली में BEd से एडमिशन मिल जाता है तो आपकी जॉब्स भी कोई नहीं रोक सकता, आपको 100% है जो आपकी जॉब कहीं ना कहीं लग जाती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा कंपटीशन है। बच्चे टॉप क्लास छटके बिल्कुल इसके अंदर आते हैं, कितने कितने साल बच्चे एंट्रेंस देते हैं इसके अंदर, तब जाके उनका एडमिशन यहाँ पर अच्छी तरीके से हो पाता है। अब ज़रा कुछ और बातें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको किस किस चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ज़रा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, फ़ोटो, अपना ID प्रूफ चाहिए। कोई भी आपके पास में आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, आप लोगों ने उस टाइम जब अप्लाई करने टाइम दिया था उसका होना चाहिए आपके पास में, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास में, और इसके अलावा ओरिजिनल कॉपीज़ होनी चाहिए कुछ इन सब चीज़ों की। ज़रा आप इसको भी देखेंगे, जैसे आपके पास में 10th क्लास का आपका बर्थ सर्टिफिकेट जैसे उसमें होता है, 10th क्लास के अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, इसके अलावा किसी क्लास के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती। तो एक आपके पास में ये होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपके पास ये नहीं मिल रहा आपके पास में, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। मार्कशीट है जो आपकी ग्रेजुएशन की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इनकी भी स्टेटमेंट्स आपकी चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू किया है तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन का होना चाहिए।
इसके अलावा आपके पास में आपके प्रोविज़नल सर्टिफिकेट्स जो हैं, आपके पास में आपके प्रोविज़नल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन के या आपके ग्रेजुएशन के बाद की मैं बात कर लूँ। इसके अलावा आपके कॉलेज के द्वारा आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है आपके पास में, जो कि 6 महीने तक ही वैलिड होता है। अगर आपका वो उससे ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा, वो कॉलेज आपको बना के दे देता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को देना पड़ता है उसमें, कि भैया जो मैं एडमिशन ले रहा हूँ, जो मैं ये अपने पूरे होशो हवास में या अपनी पूरी इच्छा के अनुसार ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को ज़बरदस्ती एडमिशन लिया जा रहा है, ये वो आपको ये सारी चीज़ें, मतलब इसके बाद में अगर आप एडमिशन अगर छोड़ना चाहते हो तो उसमें बाद में क्विट करने के टाइम में आपको फ़ाइन भी उस पर देना पड़ता है, क्योंकि आप दूसरे की सीट जो है वो बेकार करते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं एज ए टीचिंग अपना प्रोफेशन बनाऊं और दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएड करूं, तो ये सारे क्राइटेरिया थे, ये सारी चीज़ें थी जो आपको आगे फेस करनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी टाइम टू टाइम। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स रह गया हो, जो भी, वैसे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट की बात है, बच्चे सोचेंगे, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो चाहे एसओएल हो, इग्नू हो, कहीं से भी आपने कर रखी हो, तो वो आपका यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराएगा, उसकी चिंता मत करना। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, आपको समझ ना आया हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। आप सोशल मीडिया में विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर हमें बोल सकते हैं, या फिर इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस पूरी की पूरी वीडियो का जो आप पीडीएफ है उसको भी देख सकते हैं।